नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले आपके लिए टाइम्स टॉप 100। यूपी में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ समेत 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों की भी किस्मत दांव पर। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी चुनावी मैदान में। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील की। सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए। यूपी के पहले चरण के मतदान में कई वीआईपी चेहरे भी वोट डालते नजर आएंगे। वोटर्स यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से वोट जरूर करने की अपील की। कहा, आपका एक वोट यूपी का भविष्य तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी आज दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। सहारनपुर, बिजनौर और संभल में चुनावी दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। सहारनपुर में दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। सीतापुर और हरदोई में प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिजनौर में गठबंधन प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत यादव भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने खास इंटरव्यू किया। पीएम ने कहा, जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका मिला है, जनता ने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, उनका अहंकार देखा है, जनता ने सबको सबक सिखा दिया। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर वार। बोले, उनको कैसे जवाब दूं जो सुनते ही नहीं, ना तो सदन में बैठते हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने अपने शासन पर सिर्फ देश को बांटने का काम किया। पीएम मोदी आज गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। मापुसा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम आज उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर से पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी भी आज उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे। अल्मोड़ा में भी प्रचार करेंगे। संसद में आज से आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जवाब देंगी। कल राज्यसभा में जवाब देंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंत्रालय से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। पंजाब में पीएम मोदी बैक टू बैक 3 दिन चुनावी रैलियां करेंगे। 14 फरवरी को जालंधर, 16 फरवरी को पठानकोट और 17 फरवरी को अबोहर में रैली करेंगे। स्मृति ईरानी ने लुधियाना में रैली की। कहा, पंजाब के कई बेटों ने देश के लिए बलिदान दिए। उनकी माताओं को कैसे लगता होगा जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष दुश्मन को गले लगाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर बड़ा हमला। टाइम्स नाउ ऑफ भारत से बोले, पटियाला का लड़का मुझसे डरता है। कैप्टन के लिए पटियाला की जनता का प्यार दिखता है, ये भी बयान दिया। कैप्टन साहब जब कैंपेन पर निकलते हैं तो पटियाला के लोगों का प्यार दिखता है। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार विष्णु शर्मा का कैप्टन पर वार। कहा, जो सीएम अपने मंत्रियों से नहीं मिलता था, उसके महल का दरवाजा आम लोगों के लिए क्या खुलेगा। आम आदमी पार्टी की कपूरथला से उम्मीदवार मंजू राणा को थाने के बाहर प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने उत्तराखंड को लेकर जारी किया दृष्टिपत्र। हर गांव में वाईफाई, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा किया। लव जिहाद पर कठोर कानून का भी वादा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केदारनाथ में कहा, 1 साल में 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, केजरीवाल की जनता के बीच में उनकी आने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो मान चुके हैं, उत्तराखंड में उन्हें कोई स्वीकार नहीं करने वाला। उत्तर गोवा के बिचौले में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर वोट मांगा। अमित शाह ने उत्तर गोवा में जनसभा को संबोधित किया। कहा, विकास के लिए खर्च कितना भी हो, गोवा सरकार पेट्रोल पर टैक्स नहीं बढ़ाएगी। हर गोवा वासी को 5 साल में घर देने का वादा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के पोंडा में रैली की। कहा, गोवा का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का दावा, गोवा में बीजेपी का आना तय। कहा, 40 सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के दौरे पर रहेंगे। कल ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल। यूएनएससी की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, आज भी ऐसे नेता है जो बिना पछतावे के ओसामा बिन लादेन का शहीद के रूप में बचाव करते हैं।
चीन और पाकिस्तान के कश्मीर पर बयान पर भारत का पलटवार। विदेश सचिव अरिंदम बागची ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। JNK और लद्दाख हमारा है, हमारा ही रहेगा। मेड इन इंडिया ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन, सिर्फ सुरक्षा और रिसर्च के लिए आयात की अनुमति, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बताया। MP CM शिवराज सिंह चौहान और RSS प्रमुख मोहन भागवत हैदराबाद के दौरे पर संत श्री रामानुजाचार्य के जयंती समारोह में शामिल हुए। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा, हिंदुओं के पास कोई कमी नहीं, हम अपने आप को भूल गए हैं, बस ये बात है। मोहन भागवत आज से 17 फरवरी तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों में संघ को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पहली बार 5 करोड़ SIP का आंकड़ा पार किया। जनवरी में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। अटल टनल का नाम आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित। CBSE के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के दूसरे टर्म तारीख जारी। 26 अप्रैल से शुरू होंगे बोर्ड एग्जाम। 17 फरवरी से खुलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑफलाइन होगी पढ़ाई। छात्र कई दिनों से यूनिवर्सिटी खोलने की मांग कर रहे हैं। मुंबई में स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में संगीत अकादमी बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने मंजूरी दी। कोरोना के और भी नए वेरिएंट के खतरनाक होने की संभावना, WHO ने चेतावनी दी। 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। त्रिपुरा में कोविड के आंकड़ों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्नाटक में एक दिन में कोविड के 5,339 नए मामले, 48 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,253 नए केस, 29 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोविड के एक दिन में 3,971 नए केस, 28 की मौत। असम में मात्र 315 नए मामले, 63 लोगों की मौत। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली के शाहीन बाग में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। हिजाब पहनकर महिलाओं ने नारेबाजी की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हर संस्थान के अपना ड्रेस कोड और अनुशासन होता है, पर कुछ लोगों ने इसे यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की प्रतियोगिता मान ली है। उमा भारती ने कहा, विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक मोड़ ले चुका है, नेता इस पर अपनी टिप्पणी तुरंत बंद कर दें। हिजाब विवाद पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा स्कूल में ड्रेस पहनकर आए छात्र, धार्मिक मामलों को स्कूल में लाना गलत। हिजाब विवाद पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाओं को पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार है। हिजाब विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए विवाद जानबूझकर किया गया है। आदित्य ठाकरे का हिजाब विवाद पर बयान, कहा स्कूल में यूनिफॉर्म की जगह किसी और चीज को जगह नहीं देनी चाहिए। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का विवाद पर बयान, बोली धार्मिक संस्थानों को इस विवाद से दूर रहना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का विवाद पर बयान, कहा हिजाब पहनने में कुछ गलत नहीं, भारत स्वतंत्र है और लड़कियां खुद फैसला कर सकती हैं क्या पहनना है। महाराष्ट्र के बीड में AIMIM कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन, कहा पहले हिजाब फिर किताब, शहर में पोस्टर भी लगाए। हिजाब विवाद पर ओवैसी का बयान, कहा संविधान लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत देता है। हिजाब मामले में पाकिस्तान की टांग अड़ाने की कोशिश, चार्ज टी अफेयर्स को केंद्र सरकार के सामने चिंता जताने का निर्देश दिया। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान की एंट्री की कोशिश पर ओवैसी का वार, कहा यह हमारे घर का मामला, अपनी टांग में थड़ाओ। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, संसद में महाराष्ट्र पर पीएम के बयान पर नाराजगी जताई। तेलंगाना में टीआरएस ने गन पार्क में प्रदर्शन किया, पीएम मोदी की टिप्पणी पर विरोध जताया। राजस्थान विधानसभा के बाहर 3 बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद करने और रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग। जयपुर में रीट परीक्षा को लेकर बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कहा सरकार ने जल्द मांगे नहीं मानी तो भविष्य में गंभीर परिणाम झेलने होंगे। सुपरमार्केट में वाइन बिक्री के खिलाफ अन्ना हजारे, अन्ना 14 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा का मामला, युवक की मौत पर हंगामा जारी, 27 नामजद और 100 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया, तक 4 गिरफ्तार। सचिन वाजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी के गवाह बनना चाहते हैं, पत्र लिखकर ईडी को बताया। नोएडा में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 5 क्विंटल गांजा बरामद, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमृतसर में एसटीएफ की बड़ी सफलता, 2 टिफिन बम बरामद, पास के गांव में बम को डिस्पोज किया गया। गुरदासपुर सेक्टर में तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ को 2 संदिग्ध पैकेट मिले, पैकेट में हथियार समेत 1 लाख रुपए बरामद।
केरल के पथानामथिट्टा में बेकाबू होकर गाड़ी नहर में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बुधवार को मुंबई से भुज जा रही फ्लाइट में बड़ा हादसा टला। फ्लाइट में 66 यात्री सवार थे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख। यूक्रेन के दोनेत्स्क शहर में नए संघर्ष की आशंका। शहर की जनता में डर का माहौल। यूक्रेन को ब्रिटेन ने सैन्य सहायता भेजी। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन की बड़ी मदद। रूस और बेलारूस ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। पैराट्रूपर्स ने की खास ड्रिल। यूक्रेन से विवाद के बीच सैन्य तैयारी। यूक्रेन से विवाद के बीच रूसी नेवी की तैयारी जोरों पर। तुर्की के पास ब्लैक सी में 3 और युद्धपोत तैनात। अमेरिका ने रोमानिया में द्वितीय कैवलरी रेजिमेंट की तैनाती शुरू की। यूएस आर्मी की सबसे लंबे समय तक सक्रिय कैवलरी है। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में भीषण आग लगी। 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। अमेरिका में कोविड प्रतिबंधों को लेकर ट्रक चालकों के प्रदर्शन के चलते अमेरिका कनाडा के बीच पुल बंद। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। राजधानी ओटावा में इमरजेंसी लागू। ताइवान के दौरे पर पहुंचा सोमालीलैंड का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। ताइवान के राष्ट्रपति ने स्वागत किया। इंडोनेशिया में एक मगरमच्छ की गर्दन से बाइक का टायर हटाया गया। 6 साल से मगरमच्छ की गर्दन में फंसा था। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का दूसरा वनडे जीता। 44 रन से वेस्टइंडीज को मात दी। भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। दूसरे वनडे में जीत के साथ टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज की। कल अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा वनडे खेला जाएगा। डायरेक्टर फराह खान ने अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर की वीडियो शेयर की। करण के अनोखे रूप को फराह ने बताया शहंशाह लोग। कपिल शर्मा का ओटीटी शो आई एम नॉट डन येट को मिल रही काफी प्रशंसा। फैंस के साथ सेलिब्रिटीज भी कर रहे तारीफ। यामी गौतम की फिल्म द थर्सडे का टीजर रिलीज हुआ। एक्ट्रेस के इंटेंस लुक ने लूटी तारीफ। तापसी पन्नू की फिल्म लूप लपेटा जीत रही है फैंस का दिल। टॉप 5 ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल। डियर हंटिंग मामले आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली। मामले में 2 मार्च को सुनवाई होगी। अनन्या पांडे और दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयों का प्रमोशन जारी। फिल्म निर्माता सैम फर्नांडिस ने अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ जुहू में शिकायत दर्ज करवाई। धमकाने और मारपीट करने का आरोप। यूपी में आज विधानसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। पहले चरण में चुनाव मैदान में कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें 73 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उन उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। इनमें 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा पुरुष हैं और 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। जिन 58 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं वो पश्चिम यूपी और ब्रिज क्षेत्र की सीटें हैं। 11 जिलों में मतदान होगा। 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और करीब 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। 10 मार्च के बाद एक बार फिर से आने दीजिए भाजपा की सरकार को। इनकी गर्मी को भी शांत कराने का कार्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी। आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए। यूपी के रण का पहला राउंड शुरू हो रहा है। फर्स्ट फेज की इलेक्शन फाइट बहुत ही टाइट है। 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। वोटर्स इन्हीं की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पार्टियों ने उम्मीदवार अपने अपने गणित और समीकरण के हिसाब से उतारे हैं। 623 उम्मीदवारों में महिलाओं की तादाद सिर्फ 74 है। कांग्रेस ने 16 महिला कैंडिडेट्स उतारी हैं।
बीजेपी और आप ने 7 महिलाओं को टिकट दिया है। अखिलेश और जयंत ने 4 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने 4। चुनावी मैदान में महिला बल भले ही कम है, लेकिन धन बल और बाहुबल भरपूर है। 623 में से 280 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एक करोड़पति कैंडिडेट की औसत संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए है। पहले चरण में बीजेपी ने 55 करोड़पति उम्मीदवार उतारे हैं। अखिलेश और जयंत ने 51, बीएसपी ने 50, कांग्रेस ने 32, तो आम आदमी पार्टी ने 22 करोड़पतियों को टिकट दिया है। पार्टियों ने दागियों पर भी खुलकर दांव लगाए हैं। पहले फेज में 156 दागी उम्मीदवार हैं, यानी करीब 25%। 121 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 12 कैंडिडेट्स पर महिला अपराध से जुड़े केस दर्ज हैं। अखिलेश जयंत ने 70 दागियों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 51, बीएसपी ने 35, कांग्रेस ने 32 और आम आदमी पार्टी ने 13 दागियों को मैदान में उतारा है। ये वही धनबल और बाहुबल है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियां यूपी का रण जीतने निकल पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 26,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें 5,500 से ज्यादा पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील माना जा रहा है। कुल 26,027 पोलिंग बूथों पर वोटिंग के लिए जरूरत के हिसाब से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें भेजी गई हैं। इनके अलावा रिजर्व में भी ईवीएम और वीवीपैट को रखा गया है। पहले चरण में 467 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो पहले राउंड की आज वोटिंग हो रही है। 58 सीटों पर आज फैसला हो जाएगा, किस्मत कैद हो जाएगी और 26,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें जो संवेदनशील पोलिंग बूथ की संख्या है वो 5,000 से ज्यादा है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा की बात करें तो यूपी में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पहले चरण के लिए मतदान होगा। पोलिंग बूथों पर कड़ी नजर रखने के लिए आयोग ने 2,000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट, करीब 300 जोनल मजिस्ट्रेट और 350 से ज्यादा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है और इनके अलावा 48 जनरल ऑब्जर्वर, 8 पुलिस ऑब्जर्वर और 2700 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी लगाई गई है, तैनाती की गई है, जो कि हर एक पहलू पर अपनी नजर रखेंगे और निष्पक्ष मतदान हो इस पर ध्यान केंद्रित रहेगा। तो पहले राउंड में कैसे लीड मिलेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की तरफ से 2700 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। 11 जिले की 58 कुल सीटें हैं। अब इनमें से कौन से जिले हैं? बागपत हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, शामली। कुल पोलिंग बूथ 26,027 हैं, जिनमें संवेदनशील पोलिंग बूथों की संख्या 5,535 ये आंकड़े मुहैया कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण का आज पहला चरण है और आज 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोटिंग है। फर्स्ट फेज में बीजेपी के सामने पिछली कामयाबी को दोहराने का चैलेंज है। तो सत्ता में वापसी की कश्मकश में जुटे अखिलेश यादव के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज जहां वोटिंग है वो इलाका जाट लैंड कहलाता है। पश्चिमी यूपी के इस इलाके में वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर होगी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, 2022 की सबसे बड़ी सियासी जंग का आज आगाज है। अंजाम ठीक 1 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उन नेताओं के लिए आज इम्तिहान का दिन है जिनके सामने जीत को दोहराने और पिछली हार को जीत में तब्दील करने की चुनौती है। फर्स्ट फेज में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। दिग्गज मंत्रियों के लिस्ट में मथुरा से श्रीकांत शर्मा का नाम है, जो बीते 5 साल से देश के सबसे बड़े सूबे के बिजली मंत्री हैं। इस बार उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के देवेंद्र अग्रवाल ताल ठोक रहे हैं। मथुरा की ही छाता सीट से योगी सरकार के मंत्री और कद्दावर जाट नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ अखिलेश और जयंत के ज्वाइंट कैंडिडेट ठाकुर तेजपाल सिंह हैं।
योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चर्चित नाम है। अब की बार के चुनाव में गन्ना और जिन्ना सुर्खियों में है। गन्ना किसानों को लुभाने की कवायद हर पार्टी ने की है। शामली जिले की थाना भवन सीट से बीजेपी के राणा के खिलाफ समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली हैं। कल्याण सिंह के पोते और अलीगढ़ की अतरौली सीट से विधायक संदीप सिंह पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया है। संदीप के पिता रामवीर सिंह लोकसभा सांसद हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह की टक्कर समाजवादी पार्टी के वीरेश यादव से है, जो पहले विधायक रह चुके हैं। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। गाजियाबाद शहर में बीजेपी के अतुल गर्ग फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग को समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा चुनौती दे रहे हैं। यहां अखिलेश ने सामान्य सीट पर एससी कार्ड खेला है। आज बुलंदशहर में भी वोटिंग हो रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर सीट से बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री अनिल शर्मा पर फिर भरोसा जताया है। तीसरी बार के विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ एसपी आरएलडी गठबंधन ने किरण पाल सिंह को उतारा है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर शहर से ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला अखिलेश जयंत के कैंडिडेट सौरभ स्वरूप से है। मेरठ के हस्तिनापुर में भी आज वोटिंग का दिन है। ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर लाइमलाइट में है। हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से बीजेपी ने अपने मंत्री दिनेश खटिक को उतारा है, तो समाजवादी गठबंधन से योगेश वर्मा और कांग्रेस ने बिकनी गर्ल अर्चना गौतम पर भरोसा जताया है। आज आगरा में भी चुनाव है। आगरा कैंट सीट की टक्कर कड़ी है। यहाँ बीजेपी सरकार के मंत्री जीएस धर्मेश का मुकाबला एसपी के कुंवर चंद्र वकील से है। आगरा ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने जाटव नेता और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य को मौका दिया है। उनकी टक्कर आरएलडी के महेश जाटव से है। बात गौतम बुद्ध नगर जिले की करे तो यहाँ की नोएडा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को उतारा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी और कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक भी चुनाव मैदान में है। यूपी की पॉलिटिक्स में पिछली बार कैराना से पलायन का मुद्दा बड़ा था। कैराना सीट बेहद हाई प्रोफाइल है। यहाँ से बीजेपी ने एक बार फिर दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक नाहिद हसन को फिर मौका दिया है। हसन गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। मेरठ की सरधना सीट भी यहाँ के दबंग विधायक संगीत सोम की वजह से चर्चा में रहती है। सोम फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला बीएसपी के संजीव धामा से है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नंदकिशोर पर बीजेपी का भरोसा कायम है। इस बार उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाहुबली उम्मीदवार मदन भैया हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह अपने इलाके और सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते हैं। धीरेन्द्र फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ आरएलडी के अवतार सिंह भड़ाना है। वो पिछली बार मेरठ के मीरापुर से बीजेपी विधायक थे। जेवर से चुनाव लड़ने पर कभी हाँ कभी ना को लेकर भी भड़ाना सुर्खियों में रहे हैं। अलीगढ़ सीट से बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदला है। यहाँ से सिटिंग एमएलए संजीव राजा का टिकट काटकर बीजेपी ने उनकी पत्नी मुक्ता राजा को उम्मीदवार बनाया है। उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के जफर आलम से है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पहले चरण से पहले सीएम योगी ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुबह एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि अमूल्य वोट की आहुति के बगैर अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। हर वोट अपराध मुक्त यूपी के संकल्प को मजबूती देगा। पहले मतदान, फिर जलपान, तब अन्य कोई काम। ये एक मंत्र भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि पहले मतदान, फिर जलपान, तब अन्य कोई काम। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, ये देखिए, ये वो ट्वीट है आपको दिखा रहे हैं, आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है। अपने अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।
चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण से पहले पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया है और सभी मतदाता वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। कोविड नियमों का पालन भी करते रहें, ये भी एक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से की है। पहले मतदान फिर जलपान, जो एक नारा हर बार दिया जाता है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। देखिए वो ट्वीट एक बार आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान फिर कोई और काम। नरेंद्र मोदी भी यही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है जिस दिन इलेक्शन होते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोविड नियमों का भी लेकिन आपको पालन करना है। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस राजनीतिक इंटरव्यू की जिसकी चर्चा चारों तरफ है। यूपी में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार दिया। प्रधानमंत्री ने देश के ज्यादातर बड़े मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि बीजेपी फिर से यूपी जीत रही है क्योंकि यूपी की जनता नकली समाजवाद और परिवारवाद को समझ चुकी है। आइए आपको पीएम मोदी की बड़ी बातें सुनवाते हैं। मुझे बहुत आनंद होता है जब ये सुनता हूं तो योगी जी की इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना, उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैश करने के लिए इधर उधर की बातें करता है, तो मैं उसमें से एक अर्थ ये निकालता हूं कि योगी जी की ये योजना इतनी अद्भुत है, असंभव को उन्होंने संभव करके दिया है, तभी जाकर के विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। वरना विरोधी विरोध करता, कैश करने के लिए मैदान में उतरा है, मतलब योजना अच्छी है, योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पूरा किया है। और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं। दूसरा विषय है, हमारे देश में एक कल्चर चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या, हर चीज पे हाथ डाल देना, बोलते रहना ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी इसके में। और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई नेता मिल जाएगा वो कहेगा हम चंद्र पर मानवी भेजने वाले हैं। कोई नेता मिल जाएगा उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्र पर व्यवस्थाएं खड़ी करने वाले हैं। और 100 साल के बाद भी, 50 साल बाद, 30 साल भी कोई कर देगा तो वो कहेंगे हाँ देखो हमने उस समय कहा था। तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे। मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए पूरा परिवार, मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। एक परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाएं, एक परिवार से 2 लोग जाएं, 3 लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भेजे, वो एक राजनीति का पहलू है। लेकिन दूसरा, एक परिवार के लोग ही
उस पार्टी के अध्यक्ष बने, उस पार्टी के ट्रेजरर बने, उस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने। पिताजी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा नहीं कर सकता है और बूढ़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करे, पिता नहीं रहे तो पुत्र करे। ये जो विरासत और वारसा बारिश के रूप में चल रहा है, डायनेस्टी के रूप में चल रहा है, कोई डायनेमिक्स है ही नहीं, ओनली डायनेस्टी। ये जब बनता है पार्टी परिवार की बन जाती है। और आप देखिए हिंदुस्तान की बर्बादी कहाँ से हो रही है। जम्मू कश्मीर से शुरू करिए, 2 पार्टियां मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टियां हैं। अभी तक उसका कोई नया नेता देखा ही नहीं। आज देश में जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेता देखे एक ही परिवार के देखे हैं। दोनों पार्टी, पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी, आप हरियाणा में देखिए परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी, झारखंड देखिए परिवार की पार्टी, आप तमिलनाडु में जाइए परिवार की पार्टी। ये परिवार ही पार्टी चलाता है। परिवार जो चाहे उनका भला। ये लोकतंत्र के लिए बहुत से बड़ा खतरा है। एक पार्टी के 2 लोग अगर एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है। और ये दोनों को फर्क समझना होगा। कोई ऐसा कह करके इतने बड़े पाप से भाग जाए, ये नहीं चल सकता है। और मेरा मत है परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा। तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिकरण ये बहुत आवश्यक है। परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नौजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं। जब लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विषय की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबतें झेली है, जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था, जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिस प्रकार से इस प्रकार के दबांग लोगों को सरकार में एक प्रकार से प्रतिष्ठा थी, आश्रय था, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है। बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूँ। ये जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये तब हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहाँ बाहर मुझे रहना नहीं है, या तो मुझे जेल में ही रखो ताकि वहाँ थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप। और हर कोई सरेंडर कर रहा है। बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई अच्छे रास्ते से भी जीवन जिया जा सकता है तो हो सकता है अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन योगी जी ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके कारण तकलीफ हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था। आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यही तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट जिस जज के नेतृत्व में तपास करना चाहती थी, राज्य सरकार ने सहमति दी। राज्य सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार सारे निर्णय करती है। देखिए, मैं
किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूं। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला, लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी की तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहाँ हो रहा है तो कल मेरे यहाँ भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा, लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहाँ भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जोड़ से अगर किसी को 25 साल पर मताधिकार मिलता है, मान लो 25 साल पर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, मान लीजिए, मताधिकार तो 18 साल में मिल जाता है, लेकिन 25 साल पर उसको चुनाव लो। लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहे कि देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है, ये बेटा है 15 साल का, दोनों 25 के हो गए, उनको चुनाव लड़ने दो, तो कोई लड़ने देगा क्या? देश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ। फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश को परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों के खिलाफ हर जनता ने हर बार आवाज उठाई कि नहीं उठाई है? अगर मैं कुछ न करूं तो जनता मुझे माफ करेगी क्या? जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी,
सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अरबों खरबों रुपये आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाव चलता रहता है भाई, तो सरकार काम करना बंद कर दे क्या? चुनाव आप एक बार तय कर लीजिए भाई, 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सभी राज्यों के साथ होंगे, केंद्र का साथ में होगा, सारा खर्चा भी बच जाएगा, तो फिर कभी ईडी भी नहीं दिखाई देगा, सीबीआई भी नहीं दिखाई देगा। अब क्या करें? वो तो सरकारी दफ्तर है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, चुनाव बीच में आ जाता है, करेंगे क्या? वो तो अपने टाइम टेबल से चलते रहते हैं, जहां से उनको जानकारी मिलती है करते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल भी नहीं होता है। देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कांग्रेस की धारा है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है? संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है। अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें, और जब मैं कांग्रेस मुक्त भारत कहता हूं तब कांग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है। अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने जो राजनीति में की चरित्र की मुख्य धारा बनाई हुई है वो देश को तबाह कर रही है। अगर अच्छी कार्यशैली होती है, अच्छे तौर तरीके होते हैं तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता। बहुत रुका हुआ, ठहरा हुआ, जनता ने कुछ कर लिया तो कर लिया, ये हुआ है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी आपने कई बार कांग्रेस पर हमला किया और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने राहुल गांधी के जो एलिगेशंस थे, चाहे बेरोजगारी पर हो या भारत चाइना पर हो, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उन पर वार किया। तो पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूं न मेरी वो प्रकृति है, लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते, हम संवाद करते हैं। वाद विवाद भी होता है, टोका टाकी भी होती है, और वो मुझसे मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूँ। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती, और मैंने हर विषय के तथ्य दिए हैं, हर विषय को तथ्यों के आधार पर बात की है। कुछ विषयों पर सदन में हमारे विदेश मंत्रालय ने विस्तार से कहा है, कुछ विषयों पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से कहा हुआ है, और कुछ विषयों पर जरूरी जहां था वहां मैंने भी कहा है। और इसलिए इस प्रकार से जो सुनते ही नहीं है, जो सदन में बैठते ही नहीं है, अब उनकी कमेंट पर मैं जवाब क्या दूंगा। आपने कहा कि आपने मन बना लिया है, 100 साल आप पावर में नहीं आना चाहते, तो मैंने भी मन बना लिया। आपने क्या मन बनाया? हमने मन बना लिया है कि अब राष्ट्र को हम उस बुराइयों की तरफ जाने नहीं देंगे। हम देश में जनहित के लिए जीने वाले, जनहित के लिए जूझने वाले, जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने वाली व्यवस्थाओं को ही बनाएंगे, उसी को बढ़ाएंगे, उसी को चलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसको साथ देंगे। यही हमारा रहेगा रास्ता। हम जो देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाले जितने तरीके हैं वो नहीं आने देंगे। पहली बात है, मैंने किसी के पिताजी के कुछ नहीं कहा है, मैंने किसी के दादाजी के लिए कुछ नहीं कहा है, नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है, नहीं मैंने किसी की माता जी के लिए कुछ कहा है।
मैंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो कहा है, और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिति थी, आज के प्रधानमंत्री के ये विचार है क्या स्थिति है, और देश का ये हक बनता है। अब दूसरा, बार बार हमें कहा जाता है आप नेहरू जी का नाम लेते नहीं, आप नेहरू जी का नाम, अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है। आपने देखा होगा एक किताब है पढ़ने जैसी है सरकार की, शायद अंग्रेजों के जमाने में जो भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता का सम्मान करने के लिए किए हैं, और मुझे गर्व है। चुनाव की जगह पर है, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरे देश के वीर जवान है, मेरे देश के सच्चे किसान हैं, उनके कल्याण के लिए मैं जितना कर सकूंगा मैं करता रहूंगा। तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था इसलिए ऐसे हुआ? ऐसा है कि इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा, और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी, और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना, और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया, वो बहुत जरूरी था इसलिए किया। हम पंजाब को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, हम पंजाब को शांति देना चाहते थे, और उसके लिए अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो होने देंगे, ये हमने होने दिया। बीजेपी तब भी पनप सकती थी, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहाँ पर सुख शांति का माहौल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके, और वो हमने किया, और पंजाब को बाहर निकालने में उस संकट से बाहर आए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, टिकट दे या न दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है, और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज दो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, कैप्टन साहब और ढींडसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहाँ महारथी रहे, 3-3 दशक तक जिन्होंने वहाँ की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी। पंजाब के लोगों के जो एस्पिरेशंस, कई कारणों से हमने भी शायद कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी पार्टी का नुकसान किया, हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन अब जब हम खुल करके आए हैं तो उनका भी हौसला बुलंद हो गया। जो लोग दबे हुए रहे थे वो भी खुल करके हमारे साथ आए हैं।